हरियाणा में एक मनीषा नाम की बहुजन समाज की बेटी, दलित समाज की बेटी की हत्या का मामला पूरे हरियाणा में सुलगा हुआ है। लेकिन टीवी अखबार को आपको एक खबर दिखाने के लिए फुर्सत नहीं, क्योंकि वो दलित समाज की बेटी है। उत्तराखंड में एक दलित समाज के बच्चे की बलि दे दी जाती है। आरोपी जाति के नाम पर सो कॉल्ड ऊंची जाति का है, तो वहां प्रोटेस्टर्स पर ही एफआईआर कर ली जाती है। एक मौर्या जी हैं जो पत्रकार भी हैं, और बरेली में जो है वो प्रोटेस्ट हुआ था, तो उन पर भी एफआईआर दर्ज कर लिया गया। अगर आप पत्रकार हैं, सिद्धार्थ वरदराजन, अभिषार शर्मा और करण थापर पर असम में लगातार एफआईआर हो रहे हैं। मतलब आप इस सरकार से सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन सोचिए, ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस सरकार में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो इस्तीफा दे चुके हैं, वो कहां हैं, उनके बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सोचिए, उपराष्ट्रपति का न कोई सोशल मीडिया पर से जवाब है, न वो मीडिया के सामने आए। कहां चले गए, उनका स्वास्थ्य कैसा है, ये तमाम सवाल है। आज बिहार में राहुल गांधी ने वोट छोड़ गद्दी चोर का नारा दिया, तेजस्वी यादव ने, लेकिन उससे भी भयानक है, संसद में प्रधानमंत्री के मुंह पर वोट चोर, अमित शाह के मुंह पर तरीपार सांसदों ने कहा, विपक्षी दलों के विधायकों ने कहा। इसके क्या मायने हैं? क्या प्रधानमंत्री से नेताओं ने डरना छोड़ दिया है, विपक्ष ने डरना छोड़ दिया है? आप सोचिए, यह सबसे बड़ा सवाल है। अभी हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में चुनाव हुआ था। अमित शाह के करीबी कैंडिडेट बालियान चुनाव हार गए और कांग्रेस ने जिस बीजेपी नेता का समर्थन किया था वो जीत गए, राजीव प्रताप रूडी। दोनों बीजेपी के ही थे। एक तो कांग्रेस को अपना उम्मीदवार देना चाहिए था। यही डर अब बीजेपी को सता रहा है। क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव में बीजेपी हार सकती है? कहा जा रहा है कि ज्यादातर बीजेपी के खुद के विधायक जो आरएसएस बैकग्राउंड के नहीं है, वो अब लाचार, असहाय और बेसहाय महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है पिछले 10 साल में वो डर के साए में है। नेता, मंत्री हो, एमपी हो, एमएलए हो, उनकी हैसियत न के बराबर रह गई है। तो क्या सरकार को सिर्फ अमित शाह और मोदी कंट्रोल कर रहे थे और अब धीरे धीरे सबके जो सब्र है वो बांध टूट रहे हैं? सोचिए, काहे बगाए कई बार नितिन गडकरी ने भी सरकार की जमकर आलोचना की है, लेकिन बीजेपी की सरकार कहां व्यस्त है? वो पत्रकारों पर एफआईआर करवाती है, वो दलित पिछड़ों के आरक्षण खत्म हो रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में आरएसएस हावी है। मैं लिस्ट बताऊंगा, आरएसएस के बैकग्राउंड के लोगों को ही जगह दी जा रही है। तो मोदी क्या अब 11 साल के बाद सबसे कमजोर वक्त में है? और क्या वो उपराष्ट्रपति का चुनाव भी हार सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुआ तो क्या होगा? क्योंकि उपराष्ट्रपति के ये सरकार नीतीश कुमार, चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू के सांसदों पर टिकी है। सरकार के पास सिर्फ 240 का आंकड़ा है। बहुमत के लिए 272 के आंकड़े चाहिए लोकसभा में। ऐसे में आंध्र प्रदेश से है, रेड्डी हैं, और आसान नहीं होगा चंद्रबाबू नायडू के लिए रेड्डी के खिलाफ वोट करना। तो ये एक बड़ा खेल है। अब बीजेपी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी का वो रुतबा नहीं रहा। टीवी अखबार पर अभी भी दबदबा है। टीवी अखबार अभी भी सरकार के साथ बना हुआ है। लेकिन जब आप सड़कों की बात करेंगे तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव का जिस तरह से समर्थन मिल रहा है बिहार में, वो फीडबैक जरूर बीजेपी को मिल रहा होगा। किस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है, लोगों का समर्थन मिल रहा है, और ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। लाल किला से नरेंद्र मोदी ने जरूर आरएसएस का गुणगान किया, लेकिन अब 36 का आंकड़ा है। आरएसएस चाहता है कि अब अध्यक्ष उसका हो। आरएसएस जैसे बिहार में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते बीजेपी, क्योंकि उनका बैकग्राउंड आरएसएस का नहीं है। वो सामाजिक न्याय से निकले लोग हैं। उनके पिता आरजेडी में रहे, कांग्रेस में रहे, उनके पिता जेडीयू में रहे, खुद सम्राट चौधरी आरजेडी में रहे हैं, जेडीयू में रहे हैं, अब बीजेपी में हैं। तो कहा जा रहा है कि अब आरएसएस किसी भी गैर आरएसएस बैकग्राउंड के लोगों को कोई भी पद देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ऐसे में दलित पिछड़ा जो लीडरशिप है, दलित पिछड़ा जो समर्थक है, वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है। और चुनाव आयोग का जो मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। सोचिए, जो सरकार कह रही है कि किसी एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पर एक एफआईआर दर्ज हो जाए
और उसको 30 दिन तक जमानत न मिले, गिरफ्तारी हो जाए या हिरासत में रहे, उसको इस्तीफा दे देना है। वही सरकार ये कानून बना देती है कि चुनाव आयोग पर आप एफआईआर नहीं कर सकते हैं, चुनाव आयोग पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। क्यों भाई? चुनाव आयोग कौन सा दूध का धूला है जब चीफ जस्टिस पर महाभियोग आ सकता है? ये बड़ा सवाल है। महामहिम राष्ट्रपति महाभियोग से हटाए जा सकते हैं, तो क्या चुनाव आयोग को इम्यूनिटी इसलिए दिया गया कि वो चुनाव आयोग हमें जिताता रहेगा, और जब हम सत्ता में रहेंगे तो चुनाव आयोग का सत्ता बदल जाएगी? तो राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो संवैधानिक पदों पर बैठकर लोग जो सरकार के साथ मदद कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ जांच करवाएंगे। ये 240 की सरकार है, ये हार भी सकती है। तो ये बड़ा मसला है और इस तरह से बीजेपी अब मुश्किल में दिख रही है। फिर से लोगों ने अब बात करना शुरू कर दिया है। संसद में कम से कम सांसदों ने हिम्मत तो दिखाई है। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा ठीक प्रधानमंत्री के मुंह पर, तरी पार का नारा लगा अमित शाह के मुंह पर। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि आप जिनको कहते थे कि ये आरोपी हैं, आप उनके साथ लगातार सरकार बना रहे हैं, और सोशल मीडिया पर लगातार सरकार की आलोचना हो रही है। तो बीजेपी का वो रसूख नहीं दिख रहा है और मोदी अब अजेय नहीं रह गए हैं। बिहार में विपक्षी दलों को भारी समर्थन मिल रहा है। दूसरी बड़ी खबर हरियाणा से है। सोचिए, हरियाणा में एक मनीषा नाम की टीचर थी, उनकी हत्या कर दी जाती है और पूरा हरियाणा सुलग रहा है। अब सीबीआई जांच की बात कही जा रही है। पहले पुलिस ने कहा कि उन्होंने खुद हत्या की है। सोचिए, तो दलित पिछड़ों के मामले में न्याय नहीं मिल पाता, ये बड़ा आरोप है। उत्तराखंड में सोचिए, एक बच्चे की बलि ले ली गई, दलित समाज से थे। रसूखदार लोगों पर एफआईआर नहीं हो रहा है, प्रदर्शन करने वालों पर एफआईआर हो रहा है। जो पत्रकार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं उन पर एफआईआर हो रहा है। करण थापर, अभिषाक शर्मा और उसके बाद सिद्धार्थ वरदराजन जो द वायर के संपादक हैं, उन पर भी एफआईआर हुआ है। तो एफआईआर का फिर से खेल चालू है। ये बड़ी खबर है जो आपके साथ बताना था। और सोचिए, हरियाणा में तो बहुजन, सोचिए आज भी दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को लेकर इस तरह के हालात बने हुए हैं। तो सवाल है कि जो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जब तक डाइवर्सिटी नहीं होगी, इस देश में सबको पता है कि गरीब लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। मैं नहीं कह रहा हूं, आज और कल के बीच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो जुडिशियल सिस्टम है, जो न्यायपालिका है, जो कोर्ट कचहरी है, उसमें गरीब लोगों के लिए जगह नहीं है। जिन लोगों के लिए न्याय के लिए बनाया गया था उनके लिए रास्ता संकरा है। चीफ जस्टिस ने आज कहा है कि कोई संवैधानिक संस्था काम नहीं करेगी ढंग से तो हम हाथ पर हाथ धर के बैठे नहीं रह सकते हैं। सोचिए, इस देश में कितने, अब कब तक छुपाएंगे आप बीमारी को? इस देश में 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं, जिनके पास न घर है न कोई मुकम्मल इंतजाम है। वो किसी तरह से अपनी जिंदगी काट रहे हैं। इस देश में 80 करोड़ दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक ऐसे हैं जो 5 किलो राशन पर जिंदा है। 120 करोड़ लोग सिस्टम से बाहर हैं। बचे, मैं मानता हूं कि इस देश में 150 करोड़ की संख्या है। 30 करोड़ में जनरल 15 करोड़ हैं जिनके पास सब कुछ है, जमीन, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस। और 15 करोड़ दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो सिस्टम का हिस्सा बन रहा है, उसको हिस्सा से सिस्टम से निकालने के लिए आरक्षण खत्म किया जा रहा है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी के रास्ते एनएफएस किए जा रहे हैं, स्कूल, कॉलेज बंद किए जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं किस तरह का जातिवाद इस देश में फिर से शबाब पर है, चरम पर है। और आप ये सब सवाल भी नहीं बोल सकते हैं। इस देश में मनीषा बाल्मीकि एक हत्या हो जाए, आप दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, किसान हैं, अल्पसंख्यक है, एक एफआईआर नहीं करा सकते हैं। आप सोचिए। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और आप समझिए कि इस देश में जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी है। यहां कॉरपोरेट हो, बिजनेस हो, स्पोर्ट्स हो, सिनेमा हो, और मीडिया तो अभेद किला बना हुआ है जातिवाद का। उसमें तो अभी भी गैर सवर्णों की एंट्री नहीं है। एक भी मीडिया मालिक, 2500 3000 टेलीविजन चैनल और अखबार है,
इसलिए जब हम लोग बोलते हैं तो कुछ जातिवादी मनुवादियों को पेट में इतना दर्द होता है कि उनको लगता है कि ये क्या नई बात बोल रहा है। और सोचिए, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई को ये लोग जातिवाद कहता है। तो देश में जब तक चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक रिजर्वेशन लागू नहीं होगा, डायवर्सिटी नहीं होगी, इस देश में आज भी जाति धर्म देखकर फंसाया जाता है, जाति धर्म देखकर बचाया जाता है इस देश में आज भी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश में जब तक हर जाति और धर्म के लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक उनकी भागीदारी नहीं होगी, तब तक ये मुल्क और मजबूत मुल्क, और सबसे बड़ी बात, सबको न्याय नहीं मिल पाएगा। आप इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। सुप्रीम कोर्ट में 75 साल से लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते आ रहे थे, लेकिन न तो पहले SC/ST का रिजर्वेशन लागू था, और मंडल कमीशन लागू होने के बाद OBC का भी रिजर्वेशन लागू नहीं था। जब एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के जज आते हैं, जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तब जाकर वहां यह फैसला होता है कि यहां के स्टाफ सिलेक्शन में भी SC/ST OBC का रिजर्वेशन लागू। आप समझ लीजिए, दीपक तले अंधेरा। तो इस देश में जब तक हर जगह पर रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, तब तक न तो मनीषा वाल्मीकि को न्याय मिल पाएगा। और अब आप तो सरकार चाह रही कि एक ऐसा बिल कि 30 दिन में FIR हो जाए और आप सत्ता से बाहर। 2 साल वाले मामले में सबसे ज्यादा दलित पिछड़ा फंसते हैं। आप इस देश के किसी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक अधिकारी से पूछिए, नौकरी मिल तो जाता है उनको आरक्षण से, लेकिन सम्मानजनक तरीके से नौकरी करना कितना मुश्किल है। सबसे ज्यादा CR उनका खराब किया जाता है, सबसे ज्यादा विजिलेंस की जांच उनके खिलाफ होती है, सबसे ज्यादा ह्यूमिलिएशन उनका होता है। लेकिन ये बात आपको कोई जातिवादी मनुवादी जब बात कहे कि ऐसा नहीं है, तो उसकी बात मत मानिए। ये लोग कलम कसाई हैं, और जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है वो हो सकता है उतना ज्यादा घोर और महीन मनुवादी और जातिवादी हो। तो अपनी बात संवैधानिक तरीके से रखिए, और इन जातिवादी मनुवादियों के सर्टिफिकेट का चिंता मत कीजिए। ये वो लोग हैं, जब ये हमारे बाप दादाओं को स्कूल नहीं जाने दिया, जब हम लोग स्कूल जाने लगे तो सरकारी स्कूल बंद करवा रहे हैं। और ये जाकर बकायदा कहते थे, आप स्कूल कॉलेज भी पहुंच जाते थे तो कहते थे कि पढ़ लिख के क्या करोगे, जाओ अपने माता पिता का हाथ बटाओ। जातिवाद जो है वो अपने सवाब पर है, क्योंकि RSS की सरकार है, और RSS को लगता, RSS कई बार बोल चुका है, वो संविधान के खिलाफ रहा है, तिरंगे के खिलाफ रहा है। वो अभी मोहन भागवत ने कहा था कि संविधान की समीक्षा होगी। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जातिवाद मनुवाद महीन है, और इसका किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, इसका सीधा सीधा लेना विचारधारा से है। और समझिए, जो संविधान को न मानता हो, उसकी पहली पहचान है कि वो मनुवादी हो और मनुस्मृति को मानता हो। सोचिए, अब बात रही जो अमित शाह और मोदी बिल ला रहे हैं। आप सोचिए कि इस देश में राजनीति का पैसाकरण हुआ है, गरीब लोग अब चुनाव लड़ नहीं सकते हैं। आज भी SC/ST के लोग अपनी संख्या होती हुई भी रिजर्व सीट पर चुनाव जीतते हैं। OBC के लोग कुछ चुनाव जीतने लगे हैं, उसके पास भी उतना संसाधन नहीं। अब सोचिए, जो आदमी चुनाव में पैसा लगाएगा वो हार जाएगा, और आप दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है, वो किसी IAO को पैसा खिलाकर आप पर FIR करा देगा, आपका कांड हो जाएगा। तो इस देश में जब तक चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा, सब जगह भागीदारी नहीं होगी, रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का, तब तक ये देश और मजबूत नहीं होगा। ये देश तभी मजबूत होगा जब संविधान के फंडामेंटल राइट्स को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। और चुनाव आयोग के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बिहार में आप देखेंगे तो बड़ी रैली है, और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता बहुत ही खतरे में है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। टीवी, अखबार सरकार और चुनाव आयोग के साथ बना हुआ है, क्योंकि उनकी जाति और RSS की जाति एक है। RSS के बारे में बता दूं, RSS के प्रमुख अब तक सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के ब्राह्मण होते रहे हैं, सिर्फ एक शख्स को छोड़कर, वो है रज्जू भैया, और उनको भी कार्यकाल से पहले ही हटा दिया गया था। तो दिलीप मंडल की माने तो विशुद्ध रूप से RSS हिंदू संगठन नहीं, एक जाति का संगठन है।
तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और हरियाणा में बहन मनीषा के न्याय के लिए लगातार संवैधानिक तरीके से आंदोलन चल रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने संसद में भी इस मुद्दे को उठाया है। आज ही सोचिए, आज ही सारनाथ यूपी में शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के एक ब्रोकर को, एक जो डीलर थे, जमीन का कारोबार करते थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज ही की बात बता रहा हूं। इस देश में जातिवाद तब खत्म होगा जब संविधान पूरी तरह से लागू होगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।